नमस्ते प्रिय महिलाओं। आज का एपिसोड शीर्षक है रक्तस्राव और मासिक धर्म। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप में से अधिकांश नहीं जानते कि सामान्य स्थिति क्या है। और आज मैं यही कहना और प्रस्तुत करना चाहता था और प्रोड्यूसर्स कुछ देना चाहता था। उदाहरण, पहले हम ये समझेंगे कि मासिक धर्म वास्तव में क्या है। युवा लड़की अनमेनम मासिक धर्म, यह श्लेष्मा झिल्ली के उपकला के छिलने की प्रक्रिया है जो अधूरी के परिणाम स्वरूप होती है। प्रजनन, अधूरी गर्भावस्था और ऐसा मासिक रक्तस्राव औसतन हर 28-30 दिनों में होता है। मैं यहां गर्भाशय प्रस्तुत करूंगा। ओह, आपका स्वागत है। ये वही गर्भाशय है जिसे मैंने किसी पिछले एपिसोड में दिखाया था। यहाँ गर्भाशय की गुहा है और यह गुहा श्लेष्मा झिल्ली से ढकी होती है। और यह श्लेष्मा झिल्ली हर 28-30 दिनों में एक बार छिल जाती है और मासिक धर्म उत्पन्न होता है। यानी यह छिली हुई श्लेष्मा झिल्ली ऊतक आंशिक रूप से छनी हुई रक्त के साथ मिलकर मासिक धर्म के रूप में कुछ दिनों के भीतर बाहर निकल जाती है। यदि अब हमारे पास कोई बीमारी है तो मासिक धर्म नहीं होता बल्कि रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव छोटा, मध्यम, बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है। मासिक धर्म और रक्तस्राव के बीच का अंतर यह है कि जब मासिक धर्म की बात आती है तो मासिक धर्म जमता नहीं है और रक्तस्राव में थक्के दिखाई देते हैं। वे निश्चित रूप से विभिन्न आकारों के होते हैं। तब हम उदाहरण के लिए सामना कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स के साथ, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की है, और कभी कभी किसी कैंसर रोग के साथ जो निश्चित रूप से स्वयं गर्भाशय की मांसपेशी से संबंधित होता है। अब जब हम यह जान चुके हैं तो हम दूसरी भाग की ओर बढ़ते हैं, यानी आखिर कैसे ध्यान देना चाहिए, मासिक धर्म का आकार कैसा होना चाहिए। तो ऐसा है, सामान्य मासिक धर्म इन कुछ दिनों में 5, मान लीजिए 6 दिनों में लगभग 10 मिलीलीटर की मात्रा लेता है। ज्यादा नहीं, मेरे अनुसार यह ज्यादा नहीं है। अक्सर अगर एक दिन में यह बढ़ जाए, मासिक धर्म अचानक तेज हो जाए और दोगुना हो जाए, तो अचानक आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं खून बहा रही हूं और पता नहीं क्या हो रहा है। यहां दूसरा उदाहरण है। यहां 80 मिलीलीटर संभावित, मान लीजिए, मासिक धर्म का खून है और यह एक ऊपरी सीमा है, एक अवधि के लिए मानक। यानी अगर इस खून को 5-6 दिनों में बांट दें तो हमारे पास भारी मासिक धर्म है। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, त्रासदी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। हम इसे लिख लेंगे कि इस बाईं ओर के मामले में हमारे पास 10 मिलीलीटर प्रति अवधि है। यह एक न्यूनतम है। और इस दूसरे मामले में दूसरी मात्रा माबाराम में हमारे पास 80 मिलीलीटर है। बहुत महत्वपूर्ण बात है मरीज का वजन। मरीज के लिए जो 48-50 किलोग्राम वजन की है, यह मात्रा अभी भी ठीक होगी। 100 किलोग्राम से अधिक वजन वाली मरीज के लिए इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि 100 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाली महिला में खून की मात्रा लगभग 2 गुना होगी। अब जैसे कि यह कहा जा सकता है खतरा कब शुरू होता है, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात हमने मासिक धर्म को लगभग निर्धारित कर लिया है, अब हम रक्तस्राव के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात यदि यह 80 मिलीलीटर से अधिक शुरू होता है, जैसा कि मैंने यहां दिखाया, मासिक रक्तस्राव, तो हम इसे आंशिक रूप से निर्भरता के अनुसार समझ सकते हैं। बेशक इसकी अवधि, इसकी उपस्थिति, अतिरिक्त समस्याएं जैसे बुखार, स्थितियां, कमजोरी, और इसे रक्तस्राव के रूप में वर्गीकृत करना। इस कंटेनर में 400 मिलीलीटर है। मान लीजिए कि यह तरल पदार्थ रक्तस्राव या मासिक धर्म के बराबर है। क्या यह ज्यादा है, 400 या कम? सैद्धांतिक रूप से यह 1 महीने में अधिकतम इतना ही हो सकता है, शायद थोड़ा कम भी। और क्यों खासकर 400? क्योंकि मैंने साहित्य में रक्तस्राव से संबंधित कुछ ठोस संख्याएं खोजने की कोशिश की। यह प्रसव कक्ष का अपवाद है, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में एक रोचक तथ्य के रूप में बताऊंगा। मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने एक अन्य सरल धारणा से शुरुआत की। पोलैंड में रक्त एकत्र किया जाता है। मानद रक्तदाता लगभग एकत्र करते हैं 400-450 मिलीलीटर पूर्ण रक्त 6 से 8 सप्ताह में देते हैं। अर्थात एक वयस्क व्यक्ति लगभग इतना ही 1 महीने में दे सकता है। 450 मिलीलीटर यानी व्यावहारिक रूप से यही मात्रा। अर्थात यदि हम इसे रक्तस्राव मानकर गणना करें तो हमारे पास ऊपरी सीमा है, हमारे शरीर की स्वीकृति, जब बात रक्तस्राव की आती है। बेशक यह पहले से ही चिंता का कारण होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए कैंसर के मामले में रक्तस्राव ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी, और निश्चित रूप से यह अधिकतम भी हो सकता है। आप
प्रिय महिलाएं वास्तव में नहीं जानती कि आप में से प्रत्येक को क्या समस्या है। मैं निश्चित रूप से हर किसी की मदद करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि यह शारीरिक रूप से असंभव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे पहचानने में सक्षम हो। 10 मिलीलीटर से 80 मिलीलीटर प्रति चक्र, कुछ सप्ताह के भीतर रक्तस्राव की ऊपरी सीमा तक पहुंच जाना। यदि आप अधिक रक्तस्राव कर रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि इसे लिया जाना चाहिए। आगे की संभावित बीमारियों की दिशा में निदान जिज्ञासा के लिए अब मैं सामान्य रूप से प्रसव के बारे में बताऊंगा। प्रसव प्रसव के मामले में औसत रक्त की हानि, यदि यह मान लीजिए 300-500 है, तो यह कहा जा सकता है कि ये सभी तरल पदार्थ मिलकर लगभग 500 मिलीलीटर की मात्रा रखते हैं। और यह वास्तव में प्रसव के समय सामान्य रक्त हानि है। जब यह हानि 1000 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। 1500 से अधिक, तब मरीज बहुत कमजोर हो जाती है और व्यावहारिक रूप से बहुत कमी जब वह हिलती है। यदि निश्चित रूप से प्रसव के दौरान 2 लीटर से अधिक रक्त की हानि होती है तो यह एक बिल्कुल चेतावनी की स्थिति है और उसे किसी न किसी तरह से यह रक्त प्राप्त करना होगा। तो यह एक दिलचस्प बात है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपका काम नहीं है, बल्कि यह प्रसव कराने वाले डॉक्टर का काम है या दाई का, अगर उसे रक्तस्राव को नियंत्रित करना है। याद रखें कि मैं यहां लंबे समय तक होने वाले रक्तस्राव के बारे में बात कर रहा था, और प्रसव के मामले में हम ये कहते हैं एक घटना के बारे में जो कुछ घंटों तक चलती है। तो हमने इन मामलों को पहले ही स्पष्ट कर लिया है। आज मैं और अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन एक छोटी सी ऐतिहासिक दिलचस्पी, यानी क्योंकि मेरे दादा भी युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लविव में डॉक्टर थे, अब इस वर्तमान युद्ध में नहीं। इस संबंध में उस समय खून निकालकर इलाज किया जाता था, यानी आज के विषय से मिलता जुलता। बस मरीज आता था और बस उसका खून निकाला जाता था। 200, 400, 500 मिलीलीटर के बीच खून निकाला जाता था, यानी उतना खून जितना आजकल दिया जाता है। इस खून को निश्चित रूप से किसी सामूहिक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता था। और मेरे पिता ने मुझे उस स्थिति के बारे में बताया कि एक युवा लड़के के रूप में उन्हें उस खून को, वह 10 लीटर का बाल्टी खून, बाहर ले जाना पड़ता था मेरे दादा के इलाज के बाद, और उसे शौचालय में डाल देते थे। तो ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक और उपचारात्मक बात थी खून निकालने का। आइए समाप्त करें आज की प्रस्तुति। आपको शुभ दिन की शुभकामनाएं, और अगली बार फिर मिलेंगे।